हर्मीस का हाइपरसोनिक क्वार्टर हॉर्स जेट भविष्य का जेट हो सकता है और संभवतः लॉकहीड मार्टिन के भविष्य के हाइपरसोनिक SR-72 जेट को भी दिन के उजाले में आने से पहले ही रिटायर कर देगा। क्वार्टर हॉर्स ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं और अमेरिकी वायुसेना इससे बेहद प्रभावित है। इतना कि उन्होंने इस स्टार्टअप कंपनी को क्वार्टर हॉर्स के उड़ान परीक्षण के लिए $60 मिलियन का ठेका दे दिया है। क्वार्टर हॉर्स के बारे में अनुमान है कि यह एक बार में मैक 5 की गति से, जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा है, यात्रा कर सकता है और यह टरबाइन आधारित संयुक्त चक्र TBCC इंजन पर आधारित है, जो एक सुपरसोनिक टर्बोजेट इंजन को एक स्क्रैमजेट इंजन के साथ जोड़ता है, जो कि एक सुपरसोनिक धन रैमजेट इंजन है। इस इंजन विन्यास का मतलब है कि क्वार्टर हॉर्स किसी भी गति पर सहजता से अच्छा प्रदर्शन करेगा, चाहे वह आज की अपेक्षाकृत कम वाणिज्यिक एयरलाइन गति हो या हाइपरसोनिक गति जो लड़ाकू विमानों को भी धूल चटा दे। ध्यान रखें कि हर्मीस और संयुक्त राज्य वायुसेना हाइपरसोनिक गति के नशे में चूर होकर अपने बेड़े में एक और अवास्तविक हाइपरसोनिक अवधारणा नहीं जोड़ रहे हैं। क्वार्टर हॉर्स वास्तव में दुनिया को नई वाणिज्यिक और सैन्य रक्षा उड़ानों से परिचित करा सकता है और SR-72 के विकास में सहायता के लिए लॉकहीड मार्टिन को भी इसमें शामिल कर सकता है। आखिरकार लॉकहीड मार्टिन ने हाइपरसोनिक उड़ान विकास में अपनी भूमिका निभाई है, खासकर SR-71 ब्लैकबर्ड के साथ, जिसे 30 साल की सफल सेवा के बाद 1998 में अमेरिकी वायुसेना से और 1999 में नासा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। SR-71 ब्लैकबर्ड मैक 3 की अधिकतम गति से यात्रा करने में सक्षम था, जिसने इसे हाइपरसोनिक जेट का दर्जा दिया, कम से कम मैक 5 के हाइपरसोनिक गति का मानक बनने से पहले। लॉकहीड मार्टिन ने अपने प्रसिद्ध स्कंक वर्क्स विभाग के माध्यम से जनवरी 1966 में दुनिया को SR-71 से परिचित कराया। हालांकि इस विमान की पहली उड़ान वास्तव में 2 साल पहले 1964 में हुई थी। इस अनावरण के महत्व को समझने के लिए हमें उस युग को समझना होगा जिसमें SR-71 का उदय हुआ। शीत युद्ध के चरम पर, जब खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी और रणनीतिक टोही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों जितने ही महत्वपूर्ण थे। SR-71, जिसे बाद में ब्लैकबर्ड उपनाम दिया गया, सिर्फ एक और हवाई जहाज नहीं था। यह अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक था और रडार प्रणालियों और मिसाइल सुरक्षा में सोवियत प्रगति का एक साहसिक जवाब था। SR-71 लॉकहीड के स्कंक वर्क्स के भीतर एक गुप्त विकास कार्यक्रम का परिणाम था। यह प्रभाग तेज नवोन्मेषी और अत्यधिक गोपनीय एरोस्पेस डिजाइन के सिद्धांत पर आधारित था। दूरदर्शी इंजीनियर क्लेरेंस केली जॉनसन के नेतृत्व में स्कंक वर्क्स ने 1950 के दशक में ही U-2 जासूसी विमान तैयार कर दिया था, जो सोवियत संघ और क्यूबा के ऊपर टोही अभियानों के दौरान अमूल्य साबित हुआ। हालांकि 1960 के दशक के प्रारंभ तक U-2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, सैम और उन्नत रडार डिटेक्शन के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हो गया था। 1960 में सोवियत हवाई क्षेत्र में फ्रांसिस गैरी पॉवर्स के U-2 को मार गिराए जाने की कुख्यात घटना ने एक ऐसे विमान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया जो किसी भी मौजूदा विमान से अधिक ऊंचाई पर तेजी से और अधिक टिकाऊ उड़ान भर सके। SR-71 का आगमन, आधिकारिक तौर पर SR-71 रणनीतिक टोही विमान के रूप में नामित, इसे किसी भी खतरे से तेज और आगे निकलने के लिए डिजाइन किया गया था। मैक 3.22 200 मील प्रति घंटे से अधिक निरंतर गति और 85,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम ब्लैकबर्ड अपने समय के दुश्मन लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लगभग अछूता था। वास्तव में अपनी पूरी परिचालन अवधि के दौरान एक भी SR-71 दुश्मन की गोलाबारी में कभी नहीं खोया। हालांकि इसे मार गिराने के निरर्थक प्रयासों में दर्जनों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं। SR-71 को न केवल इसकी गति और ऊंचाई ने इतना क्रांतिकारी बनाया, बल्कि इसके डिजाइन में शामिल अत्याधुनिक तकनीकें भी थीं। इसका चिकना गहरा काला धड़, जो रडार अवशोषित करने वाली सामग्री और ऊष्मा विसर्जक पेंट से लेपित था, ने इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद की, जिससे यह स्टील्थ डिजाइन का एक प्रारंभिक उदाहरण बन गया, जब स्टील्थ एक मुख्य धारा की अवधारणा नहीं बनी थी। टाइटेनियम गहन संरचना, जो एयर फ्रेम का लगभग 85% हिस्सा थी,
एक और बड़ी सफलता थी। निरंतर मैक 3 गति पर वायुगतिकीय घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी, जिससे विमान के कुछ हिस्से 600 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक तापमान तक पहुंच जाते थे। पारंपरिक एल्यूमीनियम मिश्र धातुएं नरम या पिघल जाती, इसलिए लॉकहीड के इंजीनियरों ने अभूतपूर्व पैमाने पर टाइटेनियम के निर्माण, वेल्डिंग और संयोजन की नई तकनीकों का बीड़ा उठाया। SR-57 की प्रणोदन प्रणाली भी उतनी ही उल्लेखनीय थी। 2 प्रैट एंड व्हिटनी J58 टर्बोजेट रैमजेट हाइब्रिड इंजनों द्वारा संचालित, जिनमें से प्रत्येक बदसाम 500 पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम था। ब्लैकबर्ड अत्यधिक गति पर टर्बोजेट संचालन से रैमजेट जैसे वायु प्रवाह में परिवर्तित हो सकता था। इंजन इनलेट अपनी जटिल स्पाइक और बाईपास प्रणाली के साथ असाधारण सटीकता के साथ सुपरसोनिक वायु प्रवाह का प्रबंधन करते थे, जिससे डिजाइन से अधिकतम थ्रस्ट निचोड़ते हुए विनाशकारी कंप्रेसर स्टॉल को रोका जा सकता था। कई मायनों में SR-71 एक पारंपरिक विमान कम और निरंतर उड़ान के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नियंत्रित विस्फोट अधिक था। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद SR-71 केवल संयुक्त राज्य वायुसेना USAF के लिए एक सैन्य संपत्ति नहीं था। नासा ने इस विमान का उपयोग वैमानिकी अनुसंधान के लिए भी किया और निकट अंतरिक्ष वातावरण तक पहुंचने और उन्नत उच्च गति उड़ान गतिकी का परीक्षण करने की इसकी क्षमता का लाभ उठाया। इन संयुक्त अभियानों ने ब्लैकबर्ड के दोहरे उपयोग को उजागर किया। हालांकि इसे मुख्य रूप से रणनीतिक टोही के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके अनुप्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र को भी छूते थे। नासा ने SR-71 का उपयोग उच्च ऊंचाई की घटनाओं का अध्ययन करने, प्रायोगिक सेंसरों का परीक्षण करने और यहाँ तक कि उन तकनीकों के विकास में सहायता करने के लिए किया जो बाद में अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम और हाइपरसोनिक अनुसंधान में अपना रास्ता खोज पाएंगी। SR-71 कार्यक्रम की एक और विशिष्ट विशेषता इसका ब्लैक प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकरण था। यह शब्द उन गुप्त परियोजनाओं को संदर्भित करता था जिनका अस्तित्व कई सरकारी अधिकारियों से भी छिपा हुआ था और अक्सर इनका वित्त पोषण अस्पष्ट बजटीय सीमाओं में दब जाता था। ब्लैक बर्ड वर्षों तक जनता की नजरों से छिपा रहा। दिसंबर 1964 में कैलिफोर्निया के पामडेल में इसकी पहली उड़ान अत्यधिक गोपनीयता के साथ की गई थी और कार्यक्रम से बाहर बहुत कम लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता था। इसे सार्वजनिक रूप से तभी स्वीकार किया गया जब अमेरिकी सरकार ने यह निर्धारित किया कि विमान को सार्वजनिक करने के सामरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ गोपनीयता के जोखिमों से कहीं अधिक हैं। इस प्रकार 1966 में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने दुनिया के सामने SR-71 की घोषणा की। इसे अमेरिकी नवाचार का प्रदर्शन और सोवियत आक्रमण के विरुद्ध एक निवारक के रूप में प्रस्तुत किया। परिचालन की दृष्टि से SR-71 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक अमेरिकी टोही रणनीति का आधार बना। इसने मध्य पूर्व, उत्तर कोरिया और दक्षिण चीन सागर जैसे अस्थिर क्षेत्रों में मिशन उड़ाए और ऐसी खुफिया जानकारी प्रदान की जिसे उस समय के उपग्रह पर्याप्त गति या लचीलेपन के साथ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उपग्रहों के विपरीत जो पूर्वानुमेय कक्षाओं का अनुसरण करते थे, SR-71 को संकटग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा सकता था और बेजोड़ रिजोल्यूशन के साथ फोटोग्राफिक और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। इसके कैमरे 80,000 फीट की ऊंचाई से लाइसेंस प्लेट जितनी छोटी वस्तुओं की तस्वीरें ले सकते थे, जबकि इसके सेंसर दुश्मन के रडार नेटवर्क के मानचित्रण के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन एकत्र करते थे। फिर भी अपने उल्लेखनीय रिकॉर्ड के बावजूद SR-71 का संचालन भी महंगा था। रखरखाव की लागत, विशेष ईंधन JP-7 और वायु सैनिकों तथा जमीनी कर्मचारियों की भारी मांगों ने प्रत्येक मिशन को एक असाधारण कार्य बना दिया। इसके अलावा 1990 के दशक तक उपग्रह टोही और उभरते मानव रहित हवाई वाहनों UAV में हुई प्रगति ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप ब्लैकबर्ड को 1998 में आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। हालांकि इसका रहस्य और तकनीकी प्रभाव आज भी कायम है।
पीछे मुड़कर देखें तो SR-71 एक टोही विमान से कहीं बढ़कर था। ये शीत युद्ध की तात्कालिकता, अमेरिकी चतुराई और अंतरिक्ष साहस का प्रतीक था। इसकी विरासत आज के स्टील्थ विमानों, हाइपरसोनिक अनुसंधान कार्यक्रमों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान की अवधारणाओं में भी दिखाई देती है। ब्लैकबर्ड जैसा कम ही विमान इंजीनियरों और आम जनता दोनों की कल्पना पर छाए रहे हैं। आज भी यह गति, ऊंचाई और टोही क्षमता को मापने का एक मानक बना हुआ है। अंततः लॉकहीड के स्कंक वर्क्स ने न केवल एक मशीन बल्कि एक किंवदंती भी गढ़ी। गुप्त रूप से परिकल्पित, सही राजनीतिक समय पर घोषित और सटीकता व साहस के मिश्रण से संचालित SR-71 विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की महीन रेखा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह इस बात का प्रमाण था कि आवश्यकता, महत्वाकांक्षा और प्रतिभाशाली बुद्धि से प्रेरित होकर मानव इंजीनियरिंग भौतिकी की सीमाओं को भी चुनौती दे सकती है और ऐसा करके वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकती है। SR-71 एक रणनीतिक टोही विमान था जिसे अमेरिकी एयरस्पेस इंजीनियर क्लेरेंस केली जॉनसन ने डिजाइन किया था। इसका काम छवियों, संकेतों, मापों और हस्ताक्षरों के रूप में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। यह सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर, एक साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार और एक हाई डेफिनेशन फोटो कैमरा की मदद से संभव हुआ। SR-71 का आकार काफी हद तक 8 पर आधारित है, जो कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले पहले जेट विमानों में से एक था, जिससे यह रडार के लिए कहीं अधिक अदृश्य हो गया। और जब भी अदृश्यता के प्रयास नाकाफी साबित हुए और SR-71 को देखा गया और फिर मिसाइलों से दागा गया, तो यह जेट आसानी से इन मिसाइलों से आगे निकल गया। अब तक केवल 32 SR-71 बनाए गए थे। उनमें से 12 दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए और कोई भी दुश्मन की गोलीबारी में नहीं गिरा, जो समझ में आता है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज होने के कारण दुर्घटनाएं बहुत दूर नहीं हैं और शायद यही वजह है कि SR-72 और क्वार्टर हॉर्स दोनों ही मानव रहित हाइपरसोनिक जेट होने की संभावना है। अपनी सेवानिवृत्ति के समय तक SR-71 ने हाइपरसोनिक उड़ान के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसके फायदों को भविष्य के हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों जैसे SR-72 और क्वार्टर हॉर्स में शामिल किया जाएगा और इसके नुकसानों को दूर करने के लिए उपाय किए गए हैं। दरअसल SR-72 के डीएनए में SR-71 से इतनी समानताएं होंगी कि इसे ब्लैकबर्ड का बेटा कहा जाता है। लॉकहीड मार्टिन का उस दुनिया के लिए जवाब है जहां रक्षा उद्देश्यों के लिए हाइपरसोनिक यात्रा की आवश्यकता है। पूरी तरह से विकसित होने के बाद यह अपने पूर्ववर्ती की तरह ही खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कार्यों में ही काम करेगा। हालांकि अपने पूर्ववर्ती के विपरीत SR-71 संभवतः हमला करने वाले अभियान चलाएगा। इसकी आक्रमण क्षमताएं इसे एक घातक, आत्मनिर्भर और अत्यधिक चकमा देने वाला लड़ाकू विमान बना सकती है। ब्लैकबर्ड के बेटे SR-72 में SR-61 की तरह एक ही TBCC इंजन होगा और इसकी पहली उड़ान 2023 में होने की उम्मीद है। वायुसेना के लिए इसका एक पूर्ण रूप से तैयार संस्करण 2030 तक विकसित होने का अनुमान है और हाइपरसोनिक तकनीक के संबंध में नासा द्वारा पूर्व में लॉकहीड मार्टिन को अनुबंध दिए जाने के साथ यह संभावना है कि इसे भी संयुक्त राज्य वायुसेना और नासा दोनों द्वारा संचालित किया जाएगा। अमेरिका ने पहले भी SR-71 को बदलने के कई प्रयास किए थे, लेकिन कोई भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल 2 HTV-2 एक ऐसा विमान था जिसे मैक 2 की उच्च हाइपरसोनिक गति तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी 2 परीक्षण उड़ानें इतनी छोटी विफलताएं नहीं रहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी निर्धारित 30 मिनट की उड़ानों के लगभग 9 मिनट बाद अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। SR-71 की लागत के संदर्भ में इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन की वर्तमान रणनीतिक सलाहकार और पूर्व CEO मैरिलिन ह्यूसन ने 2016 में बताया था कि इस विमान का निर्माण $1 अरब से भी कम में हो सकता है। आज SR-71 लॉकहीड मार्टिन की वर्तमान हाइपरसोनिक गति के सबसे करीब की मशीन है और उम्मीद है कि यह मैक 6 की गति तक पहुंचेगी, जो संभवतः हर्मीस के क्वार्टर हॉर्स से भी तेज होगी। हालांकि क्वार्टर हॉर्स की अधिकतम गति केवल मैक 5 है, फिर भी इसे भविष्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला एकमात्र हाइपरसोनिक जेट होने का श्रेय दिया जाता है।
2018 में लॉन्च होने के बाद से यह हर्मीस की मुख्य शक्ति बना हुआ है और उन्होंने 3 साल की अपेक्षाकृत कम अवधि में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। नासा और वायुसेना ने इस स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया है क्योंकि हाइपरसोनिक गति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे भी पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए अगर क्वार्टर हॉर्स अपनी उम्मीदों के मुताबिक सफल होता है तो इसके विकास में इस्तेमाल की गई तकनीक के सैन्य अनुप्रयोग आसानी से हो सकते हैं और शायद अंततः सेना का ध्यान चुपके से धुंधली गति पर केंद्रित हो जाए। यही कारण है कि अमेरिकी वायुसेना ने क्वार्टर हॉर्स की परीक्षण उड़ान में $60 मिलियन खर्च किए। नासा के सटीक निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और यह पहली बार नहीं है जब वायुसेना विशेष रूप से इस स्टार्टअप में निवेश कर रही हो। $60 मिलियन के नवीनतम निवेश से लगभग 1 साल पहले उन्होंने हेमीज के साथ हाइपरसोनिक यात्रा पर काम जारी रखने के लिए $8.5 मिलियन का अनुबंध भी तैयार किया था, क्योंकि कंपनी ने फरवरी 2020 में अपने मैक 5 इंजन प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज तक क्वार्टर हॉर्स सबसे ज्यादा पेलोड क्षमता वाला हाइपरसोनिक जेट बना हुआ है और इसीलिए इसे भविष्य का विमान कहा जाता है, क्योंकि यह वही विमान है जिसे आम लोग अक्सर देखेंगे और उसमें बैठेंगे। और जनरल इलेक्ट्रिक J85 इंजन पर आधारित एक TVCC इंजन की बदौलत हम जल्द ही न्यूयॉर्क से लंदन पारंपरिक 7 घंटों की बजाय 1.5 घंटे में पहुंच सकेंगे। नॉर्थरॉप F5 लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया गया यह इंजन पहले ही सुपरसोनिक क्षेत्र में एक कुशल इंजन साबित हो चुका है और इसे हाइपरसोनिक उपयोग के लिए हर्मीस की स्वामित्व वाली तकनीक का उपयोग करके TVCC इंजन में ही बदला जा सकेगा। हर्मीस के पास वर्तमान में ऐसे लगभग 7/4 टन के इंजन हैं। यह जनरल इलेक्ट्रिक के सबसे सफल इंजनों में से एक है, जो लगभग 3000 पाउंड का फोर्स ड्राई और 5000 पाउंड का फोर्स आफ्टरबर्नर के साथ उत्पन्न करता है। अनुमान है कि यह इंजन 2040 के दशक तक अमेरिकी वायुसेना की सेवा में रहेगा और यह स्वाभाविक भी है। लागत के मामले में हर्मीस इस पर भी नियंत्रण रखता है। उन्होंने क्वार्टर हॉर्स को हार्डवेयर समृद्ध, स्वायत्त और पूर्ण प्रयोज्य प्रणालियों के इर्द गिर्द केंद्रित किया है, जो पूरी तरह से आवश्यकताओं पर केंद्रित हैं। इस तरह कार्यक्रम में लागत बढ़ाने वाले लगभग कोई भी अनावश्यक घटक नहीं है और इस प्रकार हेमीज को विश्वास है कि वे क्वार्टर हॉर्स परीक्षण उड़ान को $100 मिलियन से कम में पूरा कर सकते हैं, जो इस स्तर पर एक हाइपरसोनिक परियोजना के लिए अपेक्षाकृत कम है। तो अब तक हर्मीस एक ऐसा हाइपरसोनिक विमान डिजाइन कर रहा है जो किफायती और कुशल दोनों है और उन्होंने हाइपरसोनिक स्पेस की रहस्यमयी दुनिया को भी सफलतापूर्वक उजागर कर दिया है और यह दिखा दिया है कि यह सिर्फ प्रशिक्षित लड़ाकू पायलटों तक ही सीमित नहीं है। लगभग 3 वर्षों में इतनी सफलता इस बात का प्रमाण हो सकती है कि हर्मीस के शेयर जल्द ही उनके जेट की तरह आसमान छू सकते हैं। लेकिन सुनो, यह वित्तीय सलाह नहीं है। हाइपरसोनिक अंतरिक्ष तेजी से विकसित हो रहा है और अमेरिकी सेना को पूरा यकीन है कि मैक 5 से ज्यादा क्षमता वाला एक जेट जल्द ही आसमान में उड़ान भरेगा। और हाँ, ब्लैकबर्ड का 30 साल का करियर शानदार रहा है, लेकिन आज इसे हाइपरसोनिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि आधुनिक हाइपरसोनिक जेट विमानों के विकास में ब्लैकबर्ड की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, खासकर युद्ध के मैदान में हाइपर स्पीड की प्रभावशीलता के मामले में। फिर ब्लैकबर्ड का बेटा भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिसमें अपने पूर्ववर्ती विमानों की तुलना में कहीं अधिक अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। खासकर इसका TVCC इंजन और गोला बारूद से लैस एक अधिक आक्रामक सेटअप। पिछले 20 वर्षों में ड्रोन और संचार तकनीक के विकास की बदौलत SR रेसियर को एक मानव रहित विमान के रूप में भी डिजाइन किया गया है और SR 77 की तरह क्वार्टर हॉर्स को भी मानव रहित विमान घोषित करने की योजना है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि उड़ान परीक्षण पूरा होने के बाद यह वैकल्पिक हो सकता है। ये बात समझ में आती है, खासकर व्यावसायिक संस्करणों में। आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पायलट के साथ विमान ज्यादा सुरक्षित लगता है। हालांकि एक बात पक्की है, जल्द ही सुपरसोनिक गति को बहुत धीमा माना जा सकता है और ध्वनि की गति तो और भी धीमी। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है और एक तरह से शायद ये सच भी है, लेकिन सच तो ये है कि ये बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है।
ये आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी हकीकत है और इसे देखना किसी अविश्वसनीय अनुभव से कम नहीं है। तकनीक और नवाचार उन सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, और जब भी हम थोड़ा और करीब से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भविष्य आ ही गया हो। और अगर उन चीजों की बात करें जो देखने में अविश्वसनीय होंगी तो उनमें से एक होगा कि आप बस 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए बड़े लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ऐसा करके आप न केवल इस चैनल का समर्थन कर रहे हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप हमारी अगली दिलचस्प कहानियों और जानकारियों से न चूकें। अगर आपको अब तक यह वीडियो पसंद आया है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपकी जिज्ञासा को थोड़ा भी जगाया है तो कृपया आगे बढ़ें और इसे थम्स अप करें। ये एक छोटा सा प्रयास लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें आपके लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री लाते रहने में मदद करता है। तो अगर आप हमारे साथ अद्भुत तथ्यों, अविश्वसनीय तकनीक और विचारोत्तेजक चर्चाओं का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें यह उतना ही दिलचस्प लगे जितना आपको लगा। साथ मिलकर हम ऐसे लोगों का एक समुदाय बना सकते हैं जो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारी दुनिया वास्तव में कितनी असाधारण है। यह YouTube एल्गोरिथम में बहुत मददगार है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बेझिझक कोई भी सवाल पूछें, हम जल्द ही उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपको अगले भाग में देखेंगे।